नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये तो हमें पता है कि नैब लाहौर ने नैब हेडक्वार्टर को लिख दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाए। हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने अब से कुछ घंटे पहले ये कहा है कि वजारत दाखिला को एक एप्लीकेशन मिल गई है शहबाज शरीफ साहब को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने के हवाले से। लेकिन इस पर कुछ हमें ठीक तरह से क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। ये सिचुएशन हम इस प्रोग्राम में समझना चाहेंगे, इसे क्लियर करना चाहेंगे। और जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत ने असूली तौर पर यह फैसला कर लिया है, जैसा हमने कल अपने प्रोग्राम में कहा था कि हुदैबिया मिल का, पेपर मिल का जो केस था हुदैबिया का, उसे दोबारा एक नए सिरे से उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। जहाँ पर एतराज़ ये हो सकता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने 2018 में रिव्यू के बाद ये कहा था कि इसको अब ओपन नहीं किया जा सकता, तो हुकूमत अगर केस को ओपन नहीं कर सकती तो क्या नए सिरे से असर नौ उसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर सकती है। ये जो दोनों मामलात हैं इन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, इसे समझना चाहेंगे इस हवाले से। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अब से चंद घंटे पहले जब आवाम से एक खिताब किया, जहां उन्होंने लोगों के, पब्लिक के क्वेश्चन आंसर्स लिए, तो वहां पर भी उन्होंने एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, जिससे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त हुकूमत की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म ने, सुन लेते हैं। कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है, 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का। इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए इतने अहम क्यों हो गए हैं? उनके बाहर जाने की दर हकीकत सियासी तौर पे अहमियत थी क्या? क्या हुकूमत को खतरा है कि शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे? हमें तो याद पड़ता है कि शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी बाहर चले गए थे और वापस आ गए थे। आखिर इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब की जमानत होना और बाहर जाना हुकूमत के लिए सियासी कानूनी तौर पर इतना अहम क्यों है? ये वो सवाल है। और फिर ये कि हुदैबिया का केस अगर खुलता है तो किस हद तक वो PMLN के लिए नुकसानदेह होगा, शरीफ खानदान के लिए? बज़ाहिरन ये केस जो है री इन्वेस्टिगेट होता है तो बहुत ख़तरनाक है, और PMLN इस री इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए क्या कर सकती है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जनाब सरताज गुल साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान रह चुके हैं माजी में, मेरे साथ हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, रोजनामा 92 के एडिटर हैं, मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सरताज गुल साहब, आप हमें बता सकती हैं कि इस मौके पर गुज़िश्ता चंद दिन में शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए इतनी अहमियत के हामिल क्यों हो गए? वजह क्या है? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे लिए शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात नहीं है, हमारे लिए ये बात है कि पाकिस्तान का कौम का पैसा है, हमारी ज़ात की कोई लड़ाई नहीं है, न नवाज शरीफ से न शहबाज शरीफ से। हाँ, अलबत्ता ये है कि हर चोर, डाकू, लुटेरा, हर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, चाहे वो हुदैबिया पेपर मिल्स का हो, चाहे वो लजीजिया केस हो, चाहे वो बेनामी अकाउंट्स हो, TTs हो, फेक अकाउंट्स हो, कब्जा माफिया हो, बेवाओं की ज़मीनों पे कब्जा हो या यतीमों की ज़मीनों पे कब्जा हो, यहाँ तक कि इनका अपना राइवंड महल भी हो, अगर वो अकाफ की ज़मीन को छीन के या फ्रॉड के जरिए हासिल किया गया हो, हर मनी लॉन्ड्रिंग का, हर कब्जा माफिया का, हर चोरी का और हर बेनामी अकाउंट्स का और हर TTs का सिरा जो है वो खानदान शरीफा में जाके निकलता है। अब नवाज शरीफ तो ऑलरेडी भगोड़े हैं और नवाज शरीफ को जो है वो पानामा केस में सजा हो चुकी है, और उस केस के अंदर ही ऑनरेबल जजेस बार ने लिखा था कि ये सिसिलियन माफिया है। अब हुदैबिया पेपर मिल जो हम रीओपन करना चाहते हैं, ये बेसिकली ओपन एंड शट केस है। हमारे लिए शहबाज शरीफ की अहमियत नहीं है, हमारे लिए उस पैसे की अहमियत है जो पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बेच के और महलात बनाए गए, और वो बच्चे जो भी पैदा भी नहीं हुए थे उनके नाम, उनके जो खानदान के लोग हैं उनके ऊपर अरबों की जायदादें उनके नाम के ऊपर आ गई, और माल किसका था, पैसा किसका था, पाकिस्तान का था। तो लिहाजा जब ये हुदैबिया का जो वो खुलेगा, दोबारा से केस खुलेगा, देखिए ये पानामा से भी बड़ा केस है, और मैं उस अल्फाज को सोच रही हूँ कि जो वहां तो सिसिलियन माफिया कहा गया था, तो इससे भी हमें बड़े अल्फाज जो है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ
और उनकी फैमिली के लिए जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये 90 की दहाई में वो पहला केस में जिस तरीके से इन्होंने अपनी ब्लैक मनी को वाइट किया, फिर एनआरओ लेके यहाँ से भाग गए, फिर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट इसमें कोई ट्रायल नहीं हुआ। अब जब ये वापस खुलेगा तो इनके खानदान की खवातीन भी इसके अंदर शामिल है, और इसमें सबसे बड़ा जो एक्ट जो है जो कि स्टेट को हासिल है, मैं इस वक्त स्टेट का नाम इस्तेमाल कर रही हूँ, हुकूमत का नहीं, स्टेट को हासिल है, वो इन्हें के अपने ही खानदान के जो है और इनके एक जो एब्सकॉन्डर है इसहाक डार साहब, वो खुद 56 से 58 पेजेस के वादा माफ गमा है। और उनकी अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट अपने हाथ से लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने उस पे फिर आते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ और उनके खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो उस पे फिर आते हैं, हुदैबिया पेपर मिल्स के केस पे फिर आते हैं। जरा शहबाज शरीफ साहब मामले को, शहबाज शरीफ साहब मामले की अहमियत को जरा थोड़ा सा मैं समझ लूं। मलिक अहमद खान साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शहबाज शरीफ साहब पहले भी बाहर चले गए थे और फिर वापस भी आ गए थे। इस मौके पे अगर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं तो शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में इतनी परेशानी और इतनी जो एंग्जाइटी पाई जाती है वो ना हो। शहबाज शरीफ साहब क्या करने के लिए बरतानिया जाना चाह रहे हैं? उनके इस दौरे की अहमियत है क्या कि तहरीक इंसाफ हर सूरत में उसे रोकना चाह रही है? केसेस खुल रहे हैं, हुदैबिया पेपर मिल भी वो खोल रहे हैं, कोई वजह होगी, कोई शहबाज, कुछ मालूमात होंगी यकीनी तौर पे वफाकी हुकूमत के पास कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा खास काम करने जा रहे हैं, कोई ऐसी खास डिसीजन मेकिंग हो रही है PMLN के अंदर जिसे वफाकी हुकूमत रोकना चाह रही है, वो क्या है? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन कि ये जब भी कहीं बैठ के आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं टीवी के, तो जो भी तहरीके इंसाफ के लोग आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैट उनकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा अनपार्लियामेंट्री होती है। और उसको वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अनपार्लियामेंट्री है, और वो बिल्कुल इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि तो जिसके आपके लोग भी उनको यही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नालायक, निकम्मा वगैरह वगैरह, लेकिन सर वो तो नहीं, देखिए ना, मैं है ना सर, वज़ीर आज़म को भी तो बड़े सख्त अल्फाज में आपके लीडरान रेफर करते हैं। नहीं, अलाउ मी टू से दैट। देखिए, मेरी बात जो है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं ये अब कहने पे क्यों मजबूर हुआ ना कि अगर मैं तुर्की ब तुर्की जवाब दूंगा तो फिर या तो गालम गलोच पे बात ख़त्म होगी या मज़ीद बदतमीज़ी होगी। समहाउ कि ये बात चोर, डाकू, लुटेरे, ये वो जुमले हैं इनके जो इनकी एक रेटरिक का हिस्सा है, किसी का पेशेंस टेस्ट करने के लिए कि समबडी जिनको बिल्कुल भी इस बात का पता ही नहीं है कि वो बात कर क्या रहे हैं, बट स्टिल दे जस्ट कम सिट एंड टॉक। और इस तरह की बात देखें ना, आप जुडिशल पर ना टच स्टोन रखें, कौन सा मेरिट है, आप टच स्टोन रखें कि सारी बहस का तीसरा एक फरीक है जो कि अदालतें हैं, और वो जब फैसले देती हैं तो फिर नताइज क्या निकलते हैं। हम ये कह रहे हैं पहले दिन से कि जिस बात पर आपका मौक़िफ़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ऊपर मुझे शदीद एतराज़ है, लेकिन वो भी डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उनकी एक लाइसेंस टू वर्क के ऊपर कर रही है, इसके अलावा कुछ और प्रूव नहीं कर रही, JIT पे भेज रही। और JIT के सामने सब्जेक्ट मैटर जो था वो ये हुदैबिया के डिटेल्स उन सारे वॉल्यूम्स में मौजूद थे। फिर उसके बाद जब पनामा केस की हियरिंग हो रही थी पहले, उसमें भी ये बात जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने पहले पनामा प्रोसीडिंग्स के दौरान इस बात पे कहा कि ठीक है, अगर एक क्लोजर के लॉ में बड़े क्लियर मीनिंग्स हैं, क्लोजर बाय द ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हो चुका है, तो वाई हैवंट यू अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। और इस पर उन्होंने बड़ा टास्क किया उस वक्त के चेयरमैन। ये तो हुदैबिया को हम फिर डिस्कस करेंगे। मेरा तो सवाल आपसे ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो बाहर जाना चाह रहे हैं उसकी कोई सियासी अहमियत होगी? हुदैबिया पे तो हम करते हैं बात, ज़रा प्रोग्राम हमारे पास पड़ा है। शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की क्या सियासी अहमियत है? ये हुकूमत है उनके इलाज को तो नहीं रोकना चाह रही, ये तो इट डजंट मेक सेंस, ये तो कोई और कहानी लगती है सर। नहीं, देखिए ना, ये नहीं, इसमें बुनियादी सवाल सिर्फ ये लगता है कि ये जिस तरह की मुंतकिम मजाजी हुकूमत के अंदर है, हुकूमत ये समझ रही है कि जो अभी लेटली लाहौर हाई कोर्ट का एक बेल का डिसीजन शहबाज साहब का आया, उसने टोटल इनके इस पूरे नैरेटिव की जो 2.5-3 साल 4 साल से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में था, चाहे वो आशियाना में था, चाहे वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, क्योंकि उसमें उन्होंने क्लियरली 2 बातें लिखी हैं, और इन 2 बातों की जब अगर आप टेंटेटिव असेसमेंट भी करेंगे तो उनमें से बाहर नहीं निकला जा सकेगा, चाहे आप जितनी मर्जी उसके अंदर एविडेंस ऑफ वॉल्यूम्स रख लें। पहली बात कि नैब हैज़ नॉट एलेज्ड ऑन अ सिंगल काउंट, एक मरतबा भी किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम को उन्होंने एलेज नहीं किया। और सेकेंडली, कोई किकबैक, कोई करप्शन के मीन्स, कोई ऐसी इल गॉटन मनी
एसेट्स की इन्हांसमेंट के लिए नैब ने प्रोब नहीं की। हाँ। तो इसके बाद आप मुझे बताएं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। बिल्कुल बहस सारी हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ जरा रुकिए, मैं आपके एक सेकंड, मैं प्रोड्यूसर साहब आप वो क्लिप दिखाएं जो इस वक्त सोशल मीडिया चल रहा है। सर क्लिप चल रहा है कि जब मुशर्रफ साहब की बीमारी को बाहर जाना चाहते थे तो उस वक्त पीएमएलएन के लीडरान ये कहते थे कि बीमारी की बेसिस पे किसी को बाहर जाने का हक नहीं हो सकता, ये कानून की खिलाफ वर्जी। जनरल मुशर्रफ बहरहाल चले ही गए और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। इरशाद अली साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मलिक अहमद खान साहब तो एक उसमें हुदैबिया पेपर मिल के केस में जा रहे हैं और चीज़ों में शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की कोई सियासी अहमियत होगी। आप एक बहुत बड़े उर्दू अखबार के मुदीर हैं, एडिटर हैं, आप क्या हमें समझा सकते हैं कि इतनी खींचातानी जो शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने पे होगी? पहले भी गए थे, वापस आ गए थे, कोई मसला है शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने में? क्या है वो इशू? डॉक्टर साहब, मालूमात तो नहीं है, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि एक शख्स जिसको अदालत इजाज़त देती है, पहले उसकी ज़मानत होती है, फिर अदालत इजाज़त देती है कि वो कुछ अरसे के लिए 3 जुलाई तक मुल्क से बाहर जा सकते हैं, उसकी रोकने की बज़ाहिर मुझे वजह ये नज़र आती है कि इस वक्त हुकूमत जिन सियासी मसाइल का शिकार है उसकी वजह से, ख़ास तौर पर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, हुकूमत ये समझती है कि शहबाज शरीफ साहब जितना अरसे जेल में बैठे रहे, नैब की तहवील में रहे, और जब वो बाहर आ गए हैं और मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो कोई अपने ख़ानदान के हवाले से, अपनी मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से, मुस्लिम लीग के जो इम्कानात हैं दोबारा इक़्तिदार में आने के या अच्छे हालात पैदा करने के, उसके लिए किसी डील में मुलव्वस हैं या कोई ऐसी डील करना चाहते हैं जिसके नतीजे में जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, उनकी शिकायत जो शरीफ ख़ानदान से हैं, खा वो करप्शन के हवाले से हैं, खा वो जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया हुआ है इदारों के हवाले से या भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब चूँकि सारे ही मामलात में कमो बेश अगरचे वो चले तो वही उसी पॉलिसी पर हैं जो नवाज़ शरीफ साहब ने और मरीम नवाज़ साहब ने दी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को फासले पर खड़ा रख के चलते रहे हैं। और जब वो मुआहदा करके मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे थे जद्दे, उस वक्त भी वो मुल्क के अंदर रहना चाहते थे। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमत की असेसमेंट ये है कि अगर वो बाहर रहते हैं और बाहर जाके मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पर राज़ी कर लेते हैं कि वो और मरीम नवाज साहबा कुछ अर्से के लिए खामोशी इख्तियार कर लें सियासी मामलात से, और वो जो एक उन्होंने खलीज पैदा कर ली है रियासत और अपनी सियासत के दरमियान या रियासती इदारों और अपने ख़ानदान के दरमियान, उस खलीज को पाटने की शहबाज शरीफ साहब जो कोशिश करते हैं वो हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है वो काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए पहले यानी वो उसको बाहर रखना चाहते थे और जब वो मुल्क में आ गए तो फिर अंदर भेज दिया गया, और अब वो मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब फ़रार नहीं हो रहे, शहबाज शरीफ ज़्यादा अरसे के लिए बाहर नहीं जा रहे। मेरी कम अज़ कम इतलात यही है अभी तक कि वो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अगर वो उसी दिन चले जाते तो शायद ईद के बाद 1 हफ़्ते के अंदर वो वापस आ जाते, 3 जुलाई तक भी इंतज़ार न करते। तो मुझे जो नज़र आता है वो यही है कि हुकूमत ये समझती है कि शहबाज शरीफ एक मुफाहमत की पॉलिसी पर अगर चलते हैं तो मुस्लिम लीग दोबारा जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पर इक़्तिदार में आने के चांसेस बढ़ सकते हैं और एक मुतबादिल बन सकती है, जो इस वक्त कोशिश जो भी हो लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। तो मेरी असेसमेंट ये है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आपने बड़ी मदद कर दी इस मामले को समझने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से अक्सर लोग कि आजकल जितनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है पाकिस्तान में वो तो हो रही है व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर जो एनालिसिस गर्दिश कर रहा है वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब एक डील मेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ डील मेकिंग करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ मरियम इनके दरमियान में एक पैचअप हो जाए ताकि पीएमएलएन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की एक राह हमवार हो सके। वो एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। हुकूमत को यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चूंकि डील मेकिंग हो रही है इसलिए हुकूमत उनका रास्ता रोक रही है। ना तो शहबाज शरीफ साहब इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, ना ही यहाँ पर मामला इलाज का है, यहाँ मसला खालिस्तन सियासत का है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अब जो सारे केसेस खुल रहे हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हुकूमत हुदैबिया पेपर मिल के केस जिस केस को खोलना चाह रही है उस हवाले से ज़ाहिर है मैं लेना चाहूँगा रद्द-ए-अमल मलिक अहमद खान साहब का, लेकिन उससे पहले एक इसका ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये एक ऐसा केस है जिसमें $15 बिलियन उस वक्त ये बनते थे $1.2 अरब रुपया
2000 मार्च में इसका रेफरेंस नैब ने प्रेजेंट किया था, लेकिन 2000 के दिसंबर में जब शरीफ खानदान की एक मुशर्रफ साहब के साथ, मुशर्रफ हुकूमत के साथ डील हुई और वो बाहर चले गए, तो उस डील के नतीजे में ये केसेस और रेफरेंसेस पे काम जो है रुक गया। ये वही केस है जिसमें इसाक डार साहब ने अपना बहुत लंबा चौड़ा 50 सफ़ों से ज़्यादा का उन्होंने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, जिसमें सारा जिक्र किया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किस तरह से की गई। 2011 तक इस पर कुछ नहीं हुआ। 2011 में शरीफ खानदान ने लाहौर हाई कोर्ट के इस पिंडी बेंच के अंदर एक अपील की, उन्होंने पिटिशन की कि इस रेफरेंस को, चूंकि बहुत देर से पेंडिंग है, इस पर कुछ भी नहीं है, इसको खारिज कर दिया जाए। 2 मेंबर का ये दो जजेस का ये बेंच था जिसने इस रेफरेंस को तो क्वाश कर दिया, लेकिन उनका डिसएग्रीमेंट इस चीज़ के ऊपर हो गया कि क्या इसको दोबारा से नैब री इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि नहीं, और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां गालिबन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब 2013 के आखिर तक जो है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने एक रेफरी जज बिठाया। वो तीसरा जो रेफरी जज था उसकी मदद से फैसला हुआ कि इसको री इन्वेस्टिगेट भी नैब को नहीं करना चाहिए। वहां पर नैब को असूली तौर पे इसकी अपील करनी चाहिए थी, लेकिन नैब ने फैसला किया कि हम इसकी अपील नहीं करेंगे। सितंबर 2017 के दरमियान में आसिफ सईद खोसा साहब ने जब ये केस सुन रहे थे नवाज शरीफ साहब का पनामा का, तो उन्होंने नैब से कहा कि ये तो बहुत बड़ा केस था, इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, इसमें नैब ने अपील क्यों नहीं की। नैब ने सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको खोलने की अपील की और वहां पर एविडेंस ये रखी कि पनामा की इन्वेस्टिगेशन की जो JIT थी उसने नए हकायक डिस्कवर किए हैं। काजी फायज ईसा साहब उस पैनल को गालिबन हेड करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि ये तो कोई एविडेंस नहीं बनती पनामा और JIT की, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। और फिर उसके बाद रिव्यू भी उन्हीं के पास गया और सितंबर या अक्टूबर 2018 में इस रिव्यू को भी रद्द कर दिया गया है। अब हुकूमत ये कहती है कि वो केस को रीओपन नहीं करेंगे, बल्कि अस्सर नौ उसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करेंगे, जिसका कि कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल हक उनके पास है। इसी हवाले से हमने अजहर सदीक साहब को, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे हमने सवाल पूछा कि क्या हुकूमत इसे खोल सकती है और क्या इसकी एक्सक्यूज हो सकती है, और ये उनका कहना है जो मैं आपको सुना रहा हूं। लिमिटेशन का कानून जो है, मियाद का कानून जो है, वो फौजदारी प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं करता। और इस केस के अंदर हुदैबिया के अंदर ट्रायल कोर्ट ने, नैब की ट्रायल कोर्ट ने ना तो कन्विक्ट किया है, ना सजा की है, ना उन्हें बरी किया, एक्सोनरेट किया है उनको। तो इसलिए ये कहना कि ये केस खुल नहीं सकता, बिल्कुल आइन और कानून से हटकर बात कर रहे हैं। तो नए शवाहिद आ चुके हैं ब्रॉडशीट के केस के कॉन्टेक्स्ट में। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जो फॉरेन का एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया था नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने मिलकर, वो सिर्फ इन केसेस को, मदर ऑफ ऑल करप्शन हुदैबिया केस को बचाने के लिए बनाया था। हुंडी के जरिए बाहर भेजिए और वहां से फॉरेन रेमिटेंस से आ जाए, वहां आपको टैक्स की एग्जम्पशन तो है, लेकिन आप ये कहें कि क्रिमिनलिटी खत्म हो जाए तो ये पॉसिबल है नहीं और हो नहीं सकता। हुकूमत पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बाकायदा जैसे ब्रॉडशीट की तर्ज पर ये इंक्वायरी करे कि ये एक्ट जो बनाया गया था किस मकसद था, पर्सन स्पेसिफिक था, कौन कौन से लोगों ने फायदे लिए। और नाज़रीन, आपने इसके बुनियादी हकायक भी सुन लिए, इसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी सुन रही। मलिक अहमद खान साहब, इसके जो बुनियादी हकायक और बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं, पब्लिक के सामने भी रख दी हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है, और लीगल ओपिनियन भी रख दी है, कौन सी चीज़ है जिस पे आपको एतराज़ है, जो आप समझते हैं कि सही नहीं हो रहा? ये ऑल टुगेदर सारी बात पे एतराज़ है। देखिए ना, पहला मसला ये है कि हाई कोर्ट सारी बात जो मामला था वो क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स का था। सारी बात इसलिए गलत है कि इसमें 3 जजमेंट्स हैं। पहली जजमेंट क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स की है, जिसमें आपने दुरुस्त कहा कि डिसेंटिंग अपोजिशन थी और रेफरी जज के पास ये मामला गया था, और रेफरी जज ने इसकी क्वेश्चमेंट और क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स का एग्री किया, जो उसमें उस वक़्त के जस्टिस शमीम खान साहब थे, उनके उस फैसले के साथ। और फिर बाद में जब ये पनामा प्रोसीडिंग्स में मामला आया तो उसमें भी ये बात तय हुई, जब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का आपने भी रेफरेंस दिया कि वो ये बात उन्होंने की कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपील में जाना चाहिए था, तो उस वक्त के चेयरमैन नैब ने ये कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स थी, क्योंकि ये सारी नैब को अपील में जाना चाहिए, में चली गई अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एग्जैक्टली मैंने वही आपसे कहा कि नैब, उन्होंने चेयरमैन नैब को उस पर कुछ उनके ऊपर अपने कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी पास किए कि अगर ये आपकी ये पोजीशन है कि आप अपलेट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं गए, अपॉन दैट डायरेक्शन वहाँ पे पनामा प्रोसीडिंग्स में ये बात हो सकती थी, वेदर इट कुड बी री इन्वेस्टिगेटेड और या इसको अपलेट ज्यूरिसडिक्शन में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा प्रोसीडिंग्स में इस बात पे अपना जिक्र लेकिन सर, यहाँ पर दूसरी तरफ से इल्जाम ये है ना कि जो सारा प्रोसेस है
लेकिन मलिक साहब, दूसरी तरफ से ये भी तो इल्जाम है ना कि ये सारा प्रोसेस शरीफ खानदान कंट्रोल कर रहा था, पहले फ्राइडे था 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के सब जब गया तो पंजाब में हुकूमत आपकी पार्टी की हुकूमत थी, 2013 के बाद आपकी फेडरेशन में भी हुकूमत थी, चेयरमैन नैब आपके कंट्रोल में थे उस वक्त। तो ये सब इस तरह से है कि आपने इन्फ्लुएंस करके ये रिजल्ट निकाले, तो ये कहते हैं कि हम इसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये ओपन करने की बात नहीं कर रहे। ये डॉक्टर साहब उन लोगों की गुफ्तगू है जिन्होंने वो जजमेंट नहीं पढ़ी। जिन्होंने जजमेंट पढ़ी है उनको पता है कि उसके ऊपर कोई कोजेंट मटेरियल नहीं था, इसलिए क्लोजर की प्रोसीडिंग्स हुई। क्लोजर की प्रोसीडिंग्स डिफरेंट होती हैं, जैसे अभी अजहर सदीक भी बात कर रहे थे, एब्सोल्युटली ग्राउंडलेस बात कर रहे थे। देखिए क्लोजर की प्रोसीडिंग होती है कि कोई ट्रायल या कोई रेफरेंस ऐसा जिसके अंदर कुछ ऐसा अजहर सदीक जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो गलत कह रहे थे, उनका एनालिसिस गलत था। अच्छा ठीक, इसी ठीक, तो जरा रुके मेरे साथ, आपके उधर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन भी है जी जी जी। मैं जरा हुकूमत का भी पर्सपेक्टिव, जरताज गुल आपने सुना मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि किसी भी चीज में कोई जान है ही नहीं है, ये हुकूमत का सारा आर्गुमेंट और लीगल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, फसाड है, गलत है। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा आप जरूर टाइम देंगे, कि लास्ट टाइम पे भी मलिक अहमद खान साहब ने बहुत सारी बातें की। ये तो अभी जो हुदैबिया पेपर केस जब री ओपन होगा और होने जा भी रहा है तो इनको सारे ग्राउंड्स का पता चल जाएगा कि 1242 मिलियन की इन्होंने किस तरह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और उसकी फैमिली में। और उसके जो वो वादा माफ गवाह है 25 अप्रैल को 2000 में जो इसहाक डार के 58 पेजेस की अपनी स्टेटमेंट है, और उन्होंने खुद बताया कि मैंने 14.86 मिलियन डॉलर की किस तरह जो है वो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की फिक्टिशियस अकाउंट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली में। तो वो तो सारा केस जब इनके सामने आ जाएगा तो ये तो पानामा केस को भी कहते थे कि छोड़े ये जो है वो भूल जाएगी, ये कौम भूलती नहीं है, ना हम भूलते हैं। लेकिन मैं जरा पिछली दो बातों पे कमेंट करना चाहती हूँ। मलिक अहमद खान साहब ने बजाय इसके कि अपने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जवाब दे, इन्होंने डायरेक्ट छलांग लगा दी कि ये हमें डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं। थोड़ी सी अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक कर ले। आपको सिसिलियन माफिया जो है वो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस साहिबान ने कहा था, मैंने नहीं आपको कहा था। तो अगर आपने किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है तो वो कोर्ट के जजेस को करने दें, आप उनके अलंबरदार इसलिए न बने कि जिस टाइम पे अगर आपने अलंबरदार बनना है कोर्ट का, तो जिस टाइम पे हम आपको कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को बेल मिली थी और उसी ऑनरेबल कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया, एब्सकॉन्डर, उनको कहा कि इनको वापस लाया जाए, तो उस वक्त आपने कोर्ट की जो है नपासदारी की और जमानती को अब आप भेजना चाहते हैं जो 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया था। तो बात ये नहीं है कि हमें कोई डर है या कोई खौफ है, बात ये कि जिस खानदान की रिवायत है कि उन्होंने भगोड़ा बनना है और उनको आदत है हर दफा नोटों के बैग लेके भागने की, डीले करने की, तो वो हिस्ट्री बताती है, उससे मुझसे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप शहबाज शरीफ को बाहर भेजने के बजाय बेहतर ये है कि आप बेनामी अकाउंट्स में जो उनसे सवाल किया गया था और उनके सवाल नैब के ऊपर ये कि 1990 में आपके पास 21 लाख की टोटल खानदान की जायदाद थी शहबाज शरीफ से, और जब आप 2018 में मनसब जो आपका सीएम का था, जब आप वहां से उतरे तो आपके पास 7 अरब 23 करोड़ 80 लाख रुपए की जायदाद थी, और आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास सवाल नामा है, बजाय इसके जवाब ये दे कि मेरी कमर में दर्द था या मैं 10 भैंसों का दूध बेच के गुजारा करता हूं, ये बता दे कि आपके पास मनी ट्रेल क्या है। तीसरा, आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब को तो इकामा के अंदर अभी मलिक साहब ने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मलिक साहब ने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि पनामा में तो उनको कोई सजा नहीं हुई थी। जरा मुझे इसमें लाने दीजिए को किसी कंपनी एक सेकंड डॉक्टर साहब कि वो तो किसी अकामा होल्डर थे। इजंट इट अ शेम कि पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका हो और इसी तरह के यहाँ के आपके फेडरल मिनिस्टर्स रह चुके हों, वो किसी और मुल्क में कहीं पर चपरासी की नौकरी कर रहे हों, कहीं पर चौकीदार की नौकरी कर रहे हों, कहीं पर जो है वो वहां पे एम्प्लॉइज हो, और यहाँ तो फेडरल मिनिस्टर हो। अब जरा इरशाद साहब को आने दीजिए। आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो और आप ये कहें कि मुझे तो सजा, आपका केस बड़ा क्लियर है, इकामा पे भी सजा कोई अच्छी बात नहीं है। जी इरशाद साहब जरा रुकिए सरताज गुल साहब। इरशाद अहमद आरिफ साहब, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो वाकई अब सीरियस है, कमर बस्ता है, डिटरमिन्ड है हुदैबिया पेपर मिल के केस को खोलने के लिए, या शरीफ खानदान को हुकूमत डरा रही?
गुजारिश ये है कि हुकूमत के सीरियस होने से, नॉन सीरियस होने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। सवाल ये है कि अगर हुकूमत सीरियस है तो जो पहले से केसेस हैं जो कोर्ट में, एहतसाब कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर तवज्जो दी जाए। वहाँ से अगर मजबूत केस है, और हमें जो कुछ बताया जाता रहा है अब तक नैब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, वो बड़े मजबूत केसेस हैं, तो उन पर तवज्जो देने की बजाय एक नया केस खोल देंगे, फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। इसका मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर जो एतजाज़ हसन जैसे वकील भी कह रहे हैं वो कि ये कहते हैं, खुल सकता है, सर वो ये कहते हैं, उन्होंने जो इस पे बात की है ना, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस पे जो बात की है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद चौधरी के साथ, उस पे वो कहते हैं कि बाकी सारे केसेस की एविडेंसेस इसके साथ से फंसी हुई हैं। इस केस में शहबाज भी हैं, नवाज भी हैं, हमजा भी हैं, मरियम भी हैं, इसहाक डार भी हैं, और ये सब लोग बाहर हैं। इस केस के ये $15 मिलियन जो अब तकरीबन 2.4 अरब रुपया जो है वो बनता है, और इसके अंदर कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है, और उसके अंदर फिर वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो सिर्फ ख्याल नहीं है बल्कि उसमें डिटेल्स भी हैं जिससे चीजें साबित होती हैं। तो अगर इसको खोला जाए, और वो कहते हैं इसके फैक्ट्स को तो कभी एग्जामिन किया ही नहीं गया, ये तो रेफरेंस की स्टेज पे इसको खत्म कर दिया गया। इस पे कभी ये रेफरेंस बना था लेकिन इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, ये प्रॉपर इस्तिगासे का केस बना ही नहीं है, वो ये कहते हैं। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अगर ये खुलेगा, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगी तो केस भी तो नए सिरे से चलेगा ना। जब एक केसेस जो 2-2.5 साल से चल रहे हैं उनका अभी तक फ़ैसला नहीं आया है, इसलिए कि डिलेइंग टैक्टिक्स भी इख्तियार किए जाते हैं, और भी जो तरीके होते हैं वो हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो शहबाज शरीफ साहब के केस में है कि 100 वो जो केस चल रहा है जो बड़ा मजबूत केस समझा जाता है, 110 गवाह रख दिए गए हैं, और अभी तक मेरे ख्याल 10 या 12 गवाहों की गवाही हुई है। बाकी अभी 100 गवाह हैं और वो अगले 2-2.5 साल गुजर जाएंगे उसके। तो मेरा कहना ये है कि अगर नया केस आप बनाते भी हैं और उसमें भी फिर इसी तरह गवाहियाँ शुरू होंगी, इन्वेस्टिगेशन पहले होगी, फिर गवाही शुरू होगी, फिर भी 2-2.5 साल लगेंगे, तो मेरा ख्याल मुझे ब्रेक लेने दीजिए। बेसिकली इरशाद साहब का ये समझते हैं कि ये अगर नया केस बनेगा, हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ब्रेक में ले लूँ, इन्वेस्टिगेट करेगी तो नए सिरे से तो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, केस बनना, अदालत के सामने आना, गवाहियां होना, तो इसका फैसला भला कहाँ हो पाएगा। जरा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद इसी इशू के ऊपर बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूं जरताज गुल साहिबा की तरफ। जरताज गुल साहिबा मेरे पास 8, साढ़े 8, 9 मिनट है। मैं बहुत चाहता हूं क्विकली तौर पर हम जरा आगे चलें। अगर आपने सुना कि इरशाद आरिफ साहब का ब्रेक से पहले कहना है कि अगर एक नया केस हुकूमत लेकर आती है तो जाहिर है नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरीज कंप्लीट होंगी, रेफरेंस बनेगा, फिर वो पहली अदालत जो होगी कहीं, जो भी फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी, उसके सामने आएगा। ये करते कराते तो शायद उनका हिसाब है कि 2-2.5 बरस तो वैसे ही लग जाएंगे, केस तो फिर दोबारा इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, केस तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो फिर अब क्या इसमें विजडम क्या है आपकी हुकूमत की? डॉक्टर साहब, मैं इरशाद आरिफ साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छे एनालिस्ट है, सीनियर हैं, लेकिन आज उनकी बातें बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। मैं और आज उनकी दोनों बातों से डिसएग्री करूंगी। पहले उन्होंने ये कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा और मजीद 2.5 साल गुजर जाएंगे। 2.5 साल क्या 10 साल गुजर जाएं, जिसने भी पाकिस्तान का पैसा लूट के खाया है, जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इतनी बड़े हुदैबिया जो ओपन एंड शट केस है, जिसका इतनी बड़ी तफ्तीश के बाद उसका आज तक ट्रायल भी एक दफा नहीं हुआ, उसका जरूर ट्रायल होना चाहिए, मंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, उन्होंने पहले एक और सेगमेंट में कहा कि शायद PMLN को ऐसे डील करने जा रही है कि नेक्स्ट जो है वो हुकूमत में उनका कोई चांस है। देखिए, जो बंद दरवाजों के पीछे साजिशें करके हमेशा से बगैर वोट के जो है पहले से शेरवानियां सिलवा लेते हैं, मेरा तो ख्याल है कि उनका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। अवाम की अदालत में PMLN, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब जाएंगे। और मैं जहां तक देख रही हूँ, जहां तक बाई इलेक्शन है, जहां तक सेनेट का इलेक्शन है, जहां तक जनरल इलेक्शन है, PTI अपने आवाम के सामने जवाबदेह है और हम जीत कर आएंगे। अगर इरशाद आरिफ साहब को ये लगता है कि दोबारा PMLN बंदरबाजों के पीछे साजिश करके शेरवानियां सिलवाना, वो तो एक अलग मामला है, वो तो एक अलग मामला है। मुझे टाइम दें वजाहत का। आरिफ साहब, वो उनका ख्याल है कि वैसे तो आप बहुत अच्छा कमेंट एनालिसिस करते हैं, लेकिन आज उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है आपके खिलाफ। नहीं, ठीक है, उनका हक हासिल है। उनको सवाल ये, मैंने ये कहा है, मैंने जो बात की है वो ये है। देखें, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की जो सियासत इस वक्त चल रही है, शहबाज शरीफ साहब शायद वो समझते हूँ कि इस वक्त अगले इलेक्शन में भी इस वक्त तो मैं नहीं समझ रहा कि कोई तब्दीली आ रही है या हुकूमत जा रही है या आ रही है, ये नहीं है। अगले इलेक्शन में
लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के हुकूमत को लिए। गिराने तो नहीं वो जा रहे, नहीं, मेरा ये नहीं बता ख्याल। दें। ना बिल्कुल शहबाज नहीं। शरीफ साहब हुकूमत को गिराने तो नहीं जा रहे ना 2021 में। ना बिल्कुल कोई गिराने नहीं जा रहा, ना जरदारी साहब तो फिर गिराना चाहते हैं, हुकूमत ना क्यों उनका शहबाज। रास्ता रोक रही है? अगले इलेक्शन में तो फिर शहबाज का मसावी, रास्ता रोकने की जरूरत क्या है? सर अगले इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी प्रिवेल करती है, मरीम नवाज की पॉलिसी प्रिवेल करती है, तो अगले इलेक्शन में भी इनको मसावी मौके मिल नहीं सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकती। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो नुकसान हमें हो चुका है यहाँ रोक लें, मज़ीद नुकसान ना होने दें। दूसरा जो मैंने बात की है कि जी बात ये जो केस हो रहे हैं मौजूद हैं, आप उन पर जोर दें, उनको सजा दिलवाएं। आप एक ऐसे केस के पीछे जा रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में 2-2.5 साल लग जाएंगे, तो वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हैं? कौम का वसाइल ज़ाय होंगे, वक्त उसकी ज़ाय वजह तो ये होगा। हो सकती है ना कि हुकूमत को नैब पे एहतमाद नहीं है। हुकूमत कहती नहीं है, लेकिन हुकूमत को नैब पे एहतमाद नहीं है। हुकूमत को महसूस होता है कि नैब पे उसको कंट्रोल नहीं है, नैब कहीं और से कंट्रोल होती है। वो गालिबन ये नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन अपनी एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA से करवाना चाहते होंगे और तेजी से करना चाहते होंगे। ये भी वजह हो सकती है। ठीक है जी, करा लें, हमें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा करा लें तो फिर आपने तो मलिक अहमद खान साहब, 2 क्वेश्चन है क्विकली, बड़ा टाइम बड़ा थोड़ा। एक तो पहले आप ये तो मानेंगे ना कि हुदैबिया पेपर मिल के केस के जो बुनियादी हकायक और फैक्ट्स हैं एक एलिगेशन के, उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। इसमें जो भी रिलीफ है, जो भी सब चीजें हैं, वो टेक्निकल बुनियादों पर है कि उस वक्त ये नहीं हुआ था, उस वक्त ये नहीं हुआ था, देयरफॉर ये नहीं हो सकता। लेकिन हकायक तो हुआ ही नहीं है। ये एक ऐसा मर्डर है, ये एक ऐसा कत्ल है जिसकी डेड बॉडी तो है, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि कत्ल किसने किया। अच्छा डॉक्टर साहब, लिविंग असाइड, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, शायद आपको भी जब तक आप वो डिसीजंस नहीं पढ़ेंगे, मेरा ख्याल मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। ये जो अभी इरशाद साहब ने बात की पहले पढ़ा हुआ है सर मैंने, 2018 शहबाज साहब का ये नहीं, वो गालिबन आपने गौर से नहीं पढ़ा, अगर क्योंकि मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा है। अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आप ये सवाल ही नहीं आप ये करेंगे। कह रहे हैं कि उससे री इन्वेस्टिगेशन का स्कोप हमेशा के लिए बंद हो गया है। मैं आपकी ओपिनियन तो ले लूं ना, आपका एनालिसिस ये है कि अब री इन्वेस्टिगेशन उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के नतीजे में नहीं हो सकती। मेरा सर मुझे बता देना सिंपल, मेरा बड़ा इसके ऊपर मेरा बड़ा सटल, बड़ा 2 टोक मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लोजर मीन्स बाय कोर्ट्स क्लोजर, दैट्स ऑल, पीरियड। गवर्नमेंट अगर अब ये करेगी तो डिसरिगार्ड करेगी 2 ऑर्डर्स को, करती है तो भले से करके देख ले, भी है वो लीगल ऑप्शंस, और हम उसको लेकर अपनी सारी बात को सामने रखेंगे। ये कभी भी नहीं होता जब क्लोजर हो रहा हो तो फैक्ट्स उसके अंदर नहीं होने देंगे आप, इसको री इन्वेस्टिगेट नहीं होने देंगे। लेकिन लिविंग दैट असाइड, अच्छा आगे लिविंग दैट असाइड आगे लेके चले। हुदैबिया पेपर मिल केस से शरीफ खानदान इतना क्यों डरता है? नहीं, हम डरते नहीं हैं। देखिए डॉक्टर साहब जरा आप इस चीज़ के ऊपर आ जाएं जो इरशाद आरिफ साहब ने आपसे बात की। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, मैं आपसे इसलिए इसको बार बार आपको खींच के वाला हूं। इरशाद साहब ने बड़ी इरशाद साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है, और उन्होंने कहा नहीं, देखें इरशाद साहब ने एक बड़ी मुनासिब बात की कि शहबाज साहब का गालिबन ये फियर फैक्टर हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड जब नहीं होता तो फिर तब पपिट्स ही क्रिएट किए जाते हैं ना। somebody you like and you create that, दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये पपिट रूल जो है जिसके साथ इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, आप क्या कर रहे हैं? आपने इस वक्त जो टोटल गवर्नेंस का मॉडल है उसको आपने डिसरिगार्ड किया हुआ है, और जो आपकी हुकूमत की तरफ से फोकस है वो सिर्फ उन मुकदमात पे है जो एब्सोल्यूट प्रोसिक्यूशन है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो इरशाद साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, वो ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हो कि अगले इलेक्शन में उनकी मदद की जाए। यहाँ तो खाली लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक बड़ा आइडियलिस्टिक डॉक्टर साहब मेरी बात सुने ना, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब गालिबन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, इरशाद साहब एक बड़े कोना मुश्क सहाफ़ी हैं, हम उनको एक अरसे से देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स, मैं उन्हीं की ओपिनियन पर आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ वर्थ मेंशनिंग आउट ऑफ ऑल अस 4 यहाँ पे हम बैठे हैं, तो इरशाद साहब के तजर्बे की बुनियाद पे इट इज़ वर्थ मेंशनिंग। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मैं उसी को बड़ा कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का होना तो बुनियादी एक असूली बात है। ज़रताज गुल भी कुछ कहना चाह रही है, एक आधा मिनट रह गया, डिजायर नहीं होगी।
अच्छा जी जी, मैं डॉक्टर साहब मैं समझती शायद डॉक्टर इरशाद आरिफ ये तो जी जी इरशाद आरिफ साहब का सिर्फ शायद जी जी इरशाद आरिफ साहब का शायद मतलब ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े भाई को ये कि जा रहे को अल्लाह का वास्ता मरियम बाजी को रोको, लेवल प्लेइंग फील्ड दो, नहीं तो PMLN का बेड़ा गर्क हो चुका है, शायद वो ये कहना चाह रहे हो। चलिए आप इरशाद साहब से वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिक तौर पे वक्त मेरे ख्याल में तो उनकी बड़ी यानी प्लेन स्पीकिंग थी जी। अच्छा ठीक, चले वक्त खत्म हो गया। यूजली होता यह है कि अदालतों की तशरीह की जा रही है। आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इरशाद आरिफ साहब के जो स्टेटमेंट है उसकी तशरीह के ऊपर हो रहा है कि इरशाद आरिफ साहब की इंटेंट क्या थी स्टेटमेंट के पीछे। अब शायद खुद इरशाद आरिफ साहब के पास वक्त नहीं बचा कि वो एक्सप्लेन कर सकें कि उनकी रियल इंटेंट क्या थी बिफोर द स्टेटमेंट। बहरहाल ये तज्जिया ये बहस आपने देखी, क्लिप्स भी आपने हमारे देखे, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज इतना ही है, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।